गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक जो आपके प्री से लेके मेंस तक हर एग्जाम में आपको हर मोड़ पर मिलेगा। तो इस पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको आज इस छोटे से सेशन में मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर एग्रीकल्चर का टॉपिक। साथ ही साथ एक बात और इम्पोर्टेंट बता दें कि आप जो यहाँ पर यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, इसका कंप्लीट वर्जन आपको अगर चाहिए तो आप वहां पर अनअकैडमी ऐप पर जाइए, जहां पर आपको क्विज, लाइव क्लासेस, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, वो बहुत कुछ आपको मटेरियल मिलेगा जो आपकी एग्जाम की नीड्स है, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ आपको अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, मोबाइल पर कहीं भी, कभी भी, कितनी बार भी, चाहे वो आप लाइव वीडियोस देखें या आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर, हाँ, लेकिन ये जो आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगा, उसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि नॉर्मल ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। अब अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर एक ये बैच चल रहा है जो 26 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। ये मेंस का बैच भी 26 से है। यानी जितने आप कोर्सेज ये देख रहे हैं, सभी बैचेज ये 26 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं। किसी की ये 5 महीने की ड्यूरेशन है, किसी की 6 महीने की है। ये आपके स्क्रीन पर है। इन सभी के लिए आपको सिर्फ एक बार यूपीपीएससी स्टेट कैटेगरी में एडमिशन लेना है। यानी अगर आप यूपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारी क्लासेस आपके लिए मौजूद रहेंगी। अब जैसे 7,000 का जो एडमिशन है 1 साल का, और ये है 2 साल का 8400। इसमें कोई भी एडमिशन लेते हैं आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, और डिस्काउंट के बाद ये फीस इतनी रह जाएगी और ये इतनी रह जाएगी। ठीक है। तो अब, और साथ ही साथ आपको क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप इसको 1 साल की फीस को 530 रुपए पर मंथ के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, भारतीय दलहन शोध संस्थान केंद्र स्थित है। आपको बताना है कहाँ है भारतीय दलहन शोध संस्थान केंद्र। आगरा में, फैजाबाद में, कानपुर में कि झांसी में। देखिए, कानपुर में ये है दलहन शोध संस्थान। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि दालों के मामले में नंबर 1 उत्पादक राज्य कौन है, तो वो आपका एमपी है। और भारत संसार का सबसे बड़ा दालों का आयातक भी है, उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान केंद्र स्थित है, तो ये कहां पर है? ये बनारस में है, लखनऊ में, मैसूर में या बेंगलोर में? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान केंद्र आपका बनारस में है। लखनऊ में सीडीआरआई है, मैसूर में खाद्यान्न का कोई रिसर्च सेंटर है, और बेंगलुरु को आपको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो भारतीय वानिकी संस्थान जो है वो भारत के देहरादून राज्य शहर में है। कहाँ है? देहरादून में है। उपोष्ण बागवानी संस्थान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में कि नागपुर? तो ये उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल जिसे बोलते हैं, ये इसका जो है बागवानी सेंटर, जो है रिसर्च सेंटर है, वो लखनऊ में है। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी? 7वीं, 5वीं, दूसरी या तीसरी? तो हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न उत्पादों में एक तरीके से क्रांतिकारी कदम था, ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू की गई थी। और इसके जनक जो कहे जाते हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है।
भारत में अगर पूछता है तो स्वामीनाथन। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, बीज उर्वरक और सिंचाई की क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति या बहुफसली क्रांति। याद रखिए, हरित क्रांति का मतलब बीज उर्वरक और सिंचाई में क्रांतिकारी परिवर्तन, जिसके वजह से खाद्यान्न उत्पादन में बहुत बहुत ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाना, दालों का उत्पादन बढ़ाना, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना या ज्वार बाजरा का उत्पादन बढ़ाना। तो याद रखिए, हरित क्रांति का मकसद जो था वो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था। सबसे ज्यादा इसके फसल पर जो असर आया था वो आया था किसका? आपका गेहूं की फसल पर, फिर चावल की फसल पर और फिर मक्के पर। हरित क्रांति शब्द किस फसल से संबंधित है? चावल, गेहूं, दालें या गन्ना? तो किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति शब्द का सबसे ज्यादा जो आमूल परिवर्तन देखे गए थे वो आपके गेहूं में देखे गए थे। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो किस फसल पर पड़ा? जैसा कि हमने पिछले सवाल में आपको बताया, हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिला वो गेहूं की फसल पर रहा। यानी अगर आपसे नंबर वाइज पूछे तो गेहूं, चावल और उसके बाद मक्का। अगर राज्य पूछता है तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। इन राज्यों में इसका असर ज्यादा दिखा। हरित क्रांति का हरित क्रांति सबसे अधिक सफल कहां रही? पंजाब और तमिलनाडु में, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी, कि हरियाणा में, कि यूपी और महाराष्ट्र में? जैसा कि पिछले सवाल पे हमने आपको बताया, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा ये सफल रही। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है, पश्चिमी में ये सबसे ज्यादा सफल रही। आगे चलते हैं, कह रहा है हरित क्रांति शब्द, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक की अगर बात की जाती, जैसा हमने शुरू में कहा था, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं है? तो ये जो है गारंटी अधिकतम दाम, ये इसका कोई लेना देना नहीं था, बाकी सारे सही हैं। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया था। घास स्थलों के निर्माण करके, अधिक वृक्षों का रोपण करके या प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर या शहरी क्षेत्रों में उद्यान बनाकर। तो हरित क्रांति का जो मकसद था वो प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था। इसके लिए उन्नतशील बीज, बेहतर सिंचाई और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का प्रयोग किया जाना था। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद में वृद्धि से संबंधित है? ठीक, तो द्वितीय कृषि हरित क्रांति का जो मेन मकसद है वो अंतर्विष्ट वृद्धि से है। ठीक है, और क्योंकि अब हरित क्रांति जो पहली थी वो एक उसका कह सकते हैं उसके एक वो उसका पीक पर पहुंच जाती है जब कोई चीज, तो फिर उसमें ग्रोथ करना फिर अब आगे मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक तरीके से कह सकते हैं रीस्टार्ट किया जाए। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? बताइए आप लोग। गेहूं, चावल, जौ। गेहूं, मक्का, सोधर्म। चावल, मक्का, सोधर्म, गेहूं, चावल और मक्का। तो याद रखना दोस्तों,
ये डी जो ऑप्शन है सबसे ज्यादा जो है इसका रोल रहता है खाद्यान्नों में। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न उत्पादन है लगभग कितना? बताइए। 50 नहीं 70% है इसका आंसर। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो कौन सा है भारत में उत्पादन करने वाला राज्य गेहूं का? उत्तर प्रदेश। बात अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की जाए तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात अगर करें तो इसमें पंजाब फिर नंबर 1 पर हो जाता है। भारत में गेहूं की निम्न किस प्रजातियों में से किसकी खेती की जा रही है? ठीक, भारत में गेहूं की जातियों में से किसकी खेती की जा रही? तो ब्रेड गेहूं। ठीक है, ब्रेड गेहूं। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता? याद रखिए, गेहूं की खेती वो राज्य वहां पर ज्यादा होती है जहां पर बोते समय यानी अक्टूबर नवंबर का टेम्परेचर कम रहता हो और मई जून का ज्यादा रहता हो, तो अप्रैल मई का। लेकिन यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु में यहाँ टेम्परेचर हमेशा ऊंचा रहता है, इसीलिए यहाँ पर चावल की फसलें तो 3 होती हैं लेकिन गेहूं की फसलें नहीं होती है। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काट ली जाती है? कब? नारियल, कॉफी, चावल या गेहूं? तो कौन सी है? गेहूं की फसल है, यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, तो वो कौन सी है? गेहूं की फसल है। और गेहूं फसल किसकी है? रबी की फसल है। क्या कह रहा है कि के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। 1965 के बाद ये ऐसी यानी वृद्धि दर्ज की गई थी सबसे ज्यादा गेहूं में, क्योंकि हरित क्रांति तब तक आ चुका था। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है? बताइए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है? कौन सी है? मक्का, जौ या गेहूं या चावल? तो कौन सी है सबसे महत्वपूर्ण फसल ऑस्ट्रेलिया की? वो है गेहूं। आपने सुना होगा यहाँ पर एक डाउन्स क्षेत्र है, जैसे अर्जेंटीना में पंपास है, जैसे साउथ अफ्रीका में वेल्स है, इसी तरीके से डाउन्स में गेहूं बहुत होता है। भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? हमने आपको पहले ही बताया, भारत में जितनी भी फसलों की खेती होती है खाद्यान्नों की, उसमें से सबसे ज्यादा जो चावल के अंतर्गत जमीन आती है ये धान के अंतर्गत। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? अगर हम उत्पादन की दृष्टि से बात करें या उपभोग की दृष्टि से बात करें, दोनों दृष्टि से बात करने पर हम पाएंगे कि भारत में चावल नंबर 1 पर है। भारत की 75% जनता का जो प्रिय भोजन है वो चावल है। ठीक है। हाँ, भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? अभी ये पहले प्रश्न पर बात कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न इसका जो यानी असर होता है, यानी जिसका कह सकते हैं कि जो इसका यूज होता है, वो है आपका कौन? चावल। हमने अभी बताया आपको, संसार में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादक याद रखिए चीन है,
दूसरे नंबर पे भारत है। और अगर निर्यातक की बात करता है तो भारत नंबर 1 है। ठीक है। हाँ। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वर्षा 20 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 30 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 60 सेंटीमीटर से अधिक होती है या 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो उन एरियाज में होती जहां पर 7 से 60 सेंटीमीटर से अधिक, खास तौर से ये कहें कि 100 से 200 सेंटीमीटर का बीच वाला एरिया। ये कोई एक प्रजाति है, इस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो बताइए इसमें चावल का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इंडो गंगे क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, केरल तथा तमिलनाडु। बताइए। इसका जो आंसर है वो है कृष्णा गोदावरी क्षेत्र। अगर किसी राज्य का नाम दिया होता और फिर पूछता कि चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो फिर आप लगाते छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं, लेकिन तब जब आप वहां पर ये देखते कि राज्य होता तो। ठीक है। जी हाँ। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत, पाकिस्तान, चीन या बर्मा? तो सबसे बड़ा चावल का जो उत्पादक है वो चीन है। दूसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो भारत है। और अगर हम निर्यात की बात करेंगे तो निर्यात में नंबर 1 स्थान जो है भारत का आता है। एजोला के लिए मृदा उर्वरकता को बढ़ाता है। यानी एजोला एक बायो फर्टिलाइजर है। ये पूछ रहा है कि वो मक्का की खेती के लिए अच्छा है, कि गेहूं की खेती के लिए अच्छा है, कि जौ की खेती के लिए अच्छा है, कि चावल की खेती के लिए अच्छा है। एजोला एक बायो फर्टिलाइजर है जो धान की खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। हाँ। चाय की खेती होती है कहाँ? पर्वतों पर, पठारों पर, पर्वतीय घाटियों पर या पहाड़ी ढलानों पर? तो याद रखना, चाय की जो खेती होती है वो हमेशा पहाड़ी ढलानों पर होती है। जैसे ये देखो, ये पहाड़ है। चाय के लिए पानी बहुत चाहिए होता है, लेकिन ऐसा पानी चाहिए होता है जो उसके जड़ों में पानी रुके ना। और ऐसी सिचुएशन वहीं पर हो सकती है जो पहाड़ी एरिया होती है। तो इसीलिए चाय हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, ताकि पानी कितना भी बरसे वो सब स्लाइड करके नीचे आ जाए, यानी रुक नहीं पाए। और अगर इसके जड़ों में पानी रुका, फ्लैट जमीन होगी, तो चाय का पौधा सूख जाएगा। इसीलिए पहाड़ों पर होता है। भारत में एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, वहां निम्नलिखित में से कौन सी फसल बढ़िया हो सकती है? तो कपास, जूट, तंबाकू या चाय? बताइए। इसका आंसर भी चाय होगा। जैसा कि अभी हमने आपको पिछले सवाल पे बताया था, चाय हमेशा पहाड़ी ढलानों पर हो सकती है, क्योंकि इसे पानी बहुत चाहिए होता है। और पानी चाहिए के साथ साथ ये भी कंडीशन है, इसके पौधे के जड़ में अगर पानी भरा तो सूख जाएगा। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ पहाड़ पर ही हो सकती है। ये लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर चाय के बागान दिखाई देते हैं। यहाँ तक ऊंचाई तक चाय की खेती होती है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे अधिक चाय के बागान हैं? असम,
बिहार, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? इसमें सबसे ज्यादा है, जरा बताइए, कौन बताएगा? देखिए, तो देखिए, सबसे ज्यादा चाय के जो बागान है वो असम में है। फिर दूसरे पर आता है पश्चिम बंगाल। तीसरे पर आता है तमिलनाडु। और अगर चौथे राज्य की बात करेंगे तो केरल। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य पूछा गया है। कर्नाटक, केरल, आंध्रा या तमिलनाडु? बताइए, बताइए क्या सही है? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? कौन बताएगा? देखें, इसका सही जवाब जो है वो तमिलनाडु है। अभी हमने आपको बताया था, ओवरऑल असम है नंबर 1 पर। फिर तमिलनाडु, और फिर केरल। ठीक, ये है क्रम। भारत में सर्वोच्चतम चाय कहाँ की होती है? सबसे उत्तम, यानी भारत में जो सबसे उत्तम चाय होती है वो कहाँ की होती है? जोरहाट, असम में है। यहाँ का चाय का अनुसंधान केंद्र यही है। नीलगिरी ये तमिलनाडु में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। आपने नाम सुना होगा, दार्जिलिंग जो है नंबर 1 पर है। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग भी मिल चुका है। और दार्जिलिंग, कहीं पर भी कोई भी चाय का पैकेट हो, आपने देखा होगा, इसमें यहाँ पर दार्जिलिंग के नाम से ही बिकती ज्यादातर है, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुका है। ठीक है। इनमें से किसकी खेती के लिए काट छांट अनिवार्य अंग होती है? बताइए, अनिवार्य अंग काट छांट किसके लिए होती है? देखो, चाहे एक झाड़ी नुमा पौधा होता है, कैसा होता है? झाड़ी नुमा पौधा होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यात नहीं करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यात नहीं करता है? तो देखो, श्रीलंका चाय का निर्यात करता है, वो भी अच्छा खासा। भारत भी खूब करता है। केन्या भी करता है। ये चाय का निर्यातक नहीं है, बल्कि आयातक है। क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है? ठंडी है। और चाय कहाँ होती है? चाय एक गर्म जलवायु का पौधा है। ठीक है जी, तो बी आंसर। कॉफी होती है क्या है? कॉफी एक, कॉफी क्या है? कॉफी जो है एक उष्ण कटिबंधीय झाड़ी है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म क्या है? तो भारत में अधिकतर जो कॉफी की जो किस्म है वो होती अरेबिका। याद रखिए, कॉफी की दो किस्में होती मोटे तौर पर, एक अरेबिका और दूसरी होती रोबस्टा। ये दोनों चा कॉफी की किस्म है। और भारत में सबसे ज्यादा जो कॉफी होती है वो कहाँ होती है? कर्नाटक में। भारत की कुल कॉफी का 70% भाग कर्नाटक से आता है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां हैं? बाबा
गोदन किस लिए जानी जाती हैं? कॉफी के लिए। मैक्सिमम कॉफी भारत से निर्यात कर दी जाती है, जो किस बंदरगाह से की जाती है? न्यू मैंगलोर से। इसीलिए न्यू मैंगलोर को क्या कहते हैं? कॉफी बंदरगाह कहते हैं। साथ ही साथ आगे चलते हैं, तो अगर ब्राजील से पूछ ले तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। और ये जो कॉफी ब्राजील में होती है वो ज्यादातर निर्यात होती है किस बंदरगाह से? सेंटोस। इसीलिए सेंटोस को कॉफी बंदरगाह कहते हैं। ठीक है। जी हाँ। अगला सवाल, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? बताइए, कौन बताएगा? देखें, कौन बताएगा? भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संसार में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आइवरी कोस्ट, जो कि एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में है। भारत जान ही रहे, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में है। तो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है ब्राजील में। यहाँ के जो बागान होते हैं, जैसे अभी हम पहले बता चुके हैं, इन्हें फाइजेंडा कहा जाता है। ठीक है, कॉफी के बागानों को। और ब्राजील में रबर भी बहुत होता है। ठीक है। हाँ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 70% से अधिक कॉफी का अकेले उत्पादन करता है? बताइए। कौन करता है? भारत में 70% से अधिक अकेले उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिकतम उत्पादन होता है? किस जिले में कॉफी का अधिकतम उत्पादन होता है? कुर्ग जिला कर्नाटक का है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए। भारत में सबसे अधिक कॉफी और रबर का उत्पादन केरल में होता है। और रबर कैसा है? बागवानी पौधा है, यानी और अगर जलवायु के देखा जाए तो विषुवत रेखीय जलवायु में ये ज्यादा अच्छा रहता है। वाणिज्यिक स्तर पर रबर उत्पादन करने वाले भारत का राज्यों का समूह में, इन समूह क्या है? तो यहाँ पर याद रखना है कि किस राज्य में होता है ये। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आपका केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सोयाबीन की सबसे ज्यादा खेती होती है? तो सोयाबीन, जो कि जानते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, इसकी खेती सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया राज्य कहते हैं। ठीक है। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है? यहाँ पर गुजरात है। और मूंगफली याद रखिए कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। मूंगफली कैसी फसल है? खरीफ की फसल है।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए जाना जाता है? तो नासिक, नागपुर, सोलापुर या उज्जैन, बताइए। ये जाना जाता है नासिक। कहाँ है नासिक? गोदावरी नदी के किनारे। सरसों के बीज का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की गुजरात, कौन सा है? ये इसका सही आंसर राजस्थान है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे इसी चैनल पर 6 बजे। प्रतिदिन आपको एक यहाँ पर 120 दिन का ये जो यूपीपीसीएस का एक बैच जो शुरू किया गया है, ये मिलेगा। ये प्रीलिम्स स्तर का होगा। साथ ही साथ अगर आप इसको कंप्लीट प्री और मेंस दोनों करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाइए। वहां पर आपको अनअकैडमी का प्लस कोर्स लीजिए और प्लस कोर्स लेने पर आपको ये सारा प्री का मटेरियल प्लस मेंस का दोनों मिल जाएगा। साथ ही साथ अनलिमिटेड क्लासेस मिलेगी। ठीक। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपको एक फीस में सभी बैचेस मिल जाएंगे। जैसे आप अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन 7,000 का है, जो आपको 6300 रुपए का 10% छूट के बाद मिलता है। लेकिन 10% छूट आप तब मिलेगी जब आप इस कोड का यूज करेंगे तब। उसके बाद आपको उसमें हिस्ट्री भी मिल जाएगी, उसी में पॉलिटी भी मिल जाएगी, उसी में ज्योग्राफी भी मिल जाएगी, उसी में आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा, उसी में आपको साइंस मिल जाएगी, उसी में आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगी, उसी में आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, उसी में आपको इंग्लिश भी मिल जाएगी, उसी में हिंदी मिल जाएगी, उसी में आपको मैथ भी मिल जाएगी। यानी जितने भी आपके कंपटीशन में जितने भी सब्जेक्ट हैं, कोई भी कंपटीशन हो किसी भी स्तर का हो, सब आपको इस पर चैनल पर यानी इस अनअकैडमी ऐप पर मिल जाएगा। सिर्फ 6300 रुपए में। 2 साल का अगर आप लेंगे तो 2 साल की 8400 फीस है, जो कि आपको 7560 रुपए में हो जाता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसको आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, जैसे 12 महीने में या 24 महीने में भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको घर बैठे सबसे अच्छी और सस्ती अगर शिक्षा पानी है तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाइए, अनअकैडमी का प्लस कोर्स लीजिए। और प्लस कोर्स लेने का पूरा प्रोसीजर हमने आपको पहले भी शुरुआत में भी बताया था क्लास के, और आखिर में भी एक बार बता दिया। इस लाइव नूर कोड का यूज करके आप 10% छूट भी पा सकते हैं और अनलिमिटेड क्लासेस। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में यानी 6 से 7 पर। तब तक के लिए आप अच्छे से उसको पढ़ते रहिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस लाइव सेशन में आप अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।